दोस्तों, आपने ट्यून किया है 89.6 रेडियो धूम, जहां समय हो चला है प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे का, जहां हम आपको मिलाते हैं रायगढ़ शहर के किन्हीं खास शख्स से और जानते हैं उनसे जुड़ी बहुत सारी बातें। और आज हमारे रेडियो धूम के स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे रायगढ़ की जानी मानी बास्केटबॉल खिलाड़ी श्रीमती अंजू चूर, जिन्होंने हमेशा हमारे रायगढ़ शहर का नाम रोशन किया है और ना जाने कितने बच्चों को बास्केटबॉल का प्रशिक्षण दे रही हैं। स्वागत है अंजू जी आपका हमारे रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। जी धन्यवाद। अंजू जी, ढेर सारी बातें करेंगे आपसे, पर सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं, आपके परिवार में कौन कौन है? जी, मेरा नाम अंजू जोशी है और मैं काफ़ी सालों से यहीं रायगढ़ में रह रही हूँ। मेरी पढ़ाई सब यहीं हुई है। पैदाइश मेरी बिलासपुर की है, पर पिताजी चूँकि फॉरेस्ट विभाग में थे, उनका ट्रांसफ़र होने के बाद हम काफ़ी सालों से रायगढ़ में ही रह रहे हैं और पढ़ाई भी यहीं हुई, नौकरी भी यहीं लगी, शादी भी यहीं हुई, तो अब काफ़ी सालों से मैं यहीं हूँ रायगढ़ में। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? हस्बैंड है, 2 छोटी बिटिया हैं, बाकी और जो हैं वो गांव में रहते हैं। यहाँ सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 बिटिया रहते हैं। आपके स्कूल कॉलेज के विषय में हमें कुछ बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? जी, मैंने 8th तक अपनी पढ़ाई यहाँ जो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है कसेरपारा, वहाँ किया है और फिर उसके बाद बिलासपुर चली गई थी, वहाँ से पढ़ाई करके वापस आई। फिर मैंने अपनी कॉलेज, आपका ये जो डिग्री कॉलेज है, वहाँ से कंप्लीट किया है। उस कॉलेज में रह के मैंने स्टेट खेला है, मैंने यूनिवर्सिटी खेली है, गेम्स में काफ़ी पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की? क्या आपने इसके लिए कोई कोर्स किया? उसके बारे में हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह सभी को पता है, हमारे यहाँ रायगढ़ में स्टेडियम है। वहाँ पहले ऐसा होता था कि हर ईयर वहाँ समर कैंप लगता था। उस समर कैंप में काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, कुछ रुक जाते थे, कुछ सिर्फ 15 डेज का जो समर कैंप होता था वो अटेंड करके वापस हो जाते थे। उस समर कैंप में मैं और मेरी छोटी सिस्टर दोनों हम लोग जाके हमने पार्टिसिपेट किया था और जब हमने खेला तो हमको अच्छा लगा और ऐसा भी हुआ कि हमारा जो गेम था वो औरों के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा ही था। इस वजह से भी हमारी भी इंटरेस्ट हुई, वहाँ जो सीनियर थे हमको जो सिखाते थे उनको भी इंटरेस्ट लगा, तो फिर हमको छोड़ते नहीं बना, फिर उसको हमने कंटिन्यू कर लिया। फिर कंटिन्यू में फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? मे बी 17 साल की उम्र से आप ये खेल रही हैं और वहीं से आपकी शुरुआत हुई है। जी। तो इसके लिए आपने कोई और स्पेशल ट्रेनिंग लिया या समर कैंप अटेंड करके ही आप ये सीखे? नहीं, जब हम समर कैंप लिए तो ये समर कैंप खत्म होने के बाद भी हमने वहीं रायगढ़ स्टेडियम में कंटिन्यू की। फिर जब धीरे धीरे स्टेट लेवल का टूर्नामेंट हुआ, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर जब नेशनल लेवल का टूर्नामेंट होना था तब उस समय नेशनल कैंप लगते थे, उन कैंप्स में मेरे सिलेक्शन हुआ करते थे। उसके बाद फिर धीरे से जब सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ से फिर नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ। जी, तो ऐसे आपकी शुरुआत हुई बास्केटबॉल खेलने की। जी। और आज आप बहुत सारे बच्चों को सिखाती भी हैं। तो क्या आपने शुरू से सोच रखा था कि आगे चल के आप इसकी ट्रेनिंग भी देंगे या बाद में ऐसा कुछ हुआ कि आपको ख्याल आया कि चलो अब बच्चों को सिखाना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल सोचा ही नहीं था, क्योंकि जिस जॉब में मैं अभी हूँ उस जॉब में थोड़ा सा टाइम कम मिलता है गेम्स वगैरह के लिए। लेकिन जॉब में रहते ही एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था रायगढ़ स्टेडियम में बास्केटबॉल का, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था और वो 3 दिन का टूर्नामेंट था जिसमें हमने खेला। उस समय ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर गर्ल्स लोगों के लिए कोई कोच नहीं है प्रॉपर। मतलब बॉयज़ तो ऐसा होता है कि आप भी जानते हैं हर परिस्थिति में किसी तरह से वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स को थोड़ा सा कई दिक्कतें आती हैं। तो उस वजह से जब वो टूर्नामेंट हो गया, खेल लिया, तब उस समय एक मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक पहल करके देखूं, एक बार शुरुआत करके देखती हूँ कि अगर ऐसा हो जाए कि वहाँ मुझे जो मैं सेवा यहाँ दे रही हूँ जिला जेल में, वो सेवा मैं रायगढ़ स्टेडियम में दे सकूँ, बच्चों को सिखा सकूँ। तो वो एक शुरुआत करते करते जब आपका उस समय यशवंत जी थे कलेक्टर, उनके पास मैं एक एप्लीकेशन लेकर गई कि सर ऐसी ऐसी बात है कि हमारे यहाँ रायगढ़ स्टेडियम में कोई गर्ल्स कोच नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चियों को ट्रेनिंग दूँ। तो इस वजह से आप अगर रिक्वेस्ट किया मैंने उनसे कि इस वजह से अगर मेरी सेवा वहाँ दी जाए
तो सर ये थोड़ा एक अच्छी बात हो जाएगी, एक पहल हो जाएगी। तो यशवंत सर खुद खेल प्रेमी थे, उन्होंने ना नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल तुरंत देर ना करते हुए मुझे तुरंत वहाँ अटैचमेंट दे दिया। फिर मैंने अपनी सेवाएं पूरी वहाँ दी, मैंने बच्चों को वहाँ से निकाला, गेम्स खिलाया, स्टेट लेवल तक लेकर गई। जी, मतलब स्टेडियम, रायगढ़ स्टेडियम में आप अभी ट्रेनिंग दे रही हैं बच्चों को। अभी आपने जॉब की बात कही, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि अंजू जी अभी जिला जेल में महिला प्रहरी के रूप में पदस्थ हैं, और इसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी शुरुआत यहाँ कैसे हुई, कब से आप इस जॉब में हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये वाली जॉब में मैं 2007 जनवरी में ज्वाइन किया था मैंने। उससे पहले मैंने मतलब आपका 8 से साल भर तक जिंदल में जॉब किया है। उसके बाद जब इसकी वैकेंसी निकली हुई थी, उस वैकेंसी में हमने डाला था। फिर धीरे धीरे जो 1 बाय 1 उसका होता है लेवल, वो हमने पार किया, कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में ये वाली जॉब हमको मिली। अंजू जी, क्योंकि आप मैरिड हैं, कई बार होता है कि शादी से पहले तो हमारे लिए सब करना आसान होता है, मतलब जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, पर शादी के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती ही है, क्योंकि माहौल पूरा चेंज हो जाता है मायके से ससुराल तक का सफर में। तो आपको कोई परेशानी आई, और आई होगी तो कैसे मैनेज किया होगा, या सब इजी गोइंग था? नहीं, बिल्कुल भी इजी गोइंग नहीं था, काफ़ी सारी परेशानियाँ थी। लेकिन स्टार्टिंग में वो खुद को ही मैनेज करना था, इसलिए थोड़ी परेशानियां थी। बाकी हस्बैंड की तरफ से भी बिल्कुल कोई वो ऐसा रोक टोक नहीं था, उन्होंने बिल्कुल बोला कि कर सकती हो, करना चाहिए। मेरे ससुर की तरफ से भी उन्होंने भी काफ़ी एंकरेज किया मुझे, क्योंकि वो खुद एक प्रोफेसर रह चुके हैं कॉलेज में, तो उनकी सोच उसी तरह ही थी, और उन्होंने खुले सोच के थे बिल्कुल। हाँ, उन्होंने कभी बहू नहीं समझा, वो बेटी की तरह ही माने, और बेटी की तरह ही मुझे भी जीने दिया, तो इसलिए कभी दिक्कत नहीं आई। हाँ, फिजिकली थोड़ी सी होती थी, क्योंकि मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ता है, फिर ग्राउंड जाओ, बच्चों को सिखाओ, फिर वापस आओ, वापस आके घर का काम करो, तो ये टफ है थोड़ा, लेकिन फिर भी से आजकल की लेडीजें देश चला रही, हम तो घर चला ही सकते हैं। क्या बात, बहुत बहुत अच्छी बात कही है आपने। और आप घर के साथ बाहर का भी काम मैनेज करिए, अपनी जॉब, अपनी ड्यूटी, बच्चों को देखना, मतलब आसान नहीं होता है। जी बिल्कुल, आसान नहीं होता है। देखिए, ऐसे तो आप देखोगे तो कोई सा भी काम आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, बस करने की लगन होनी चाहिए। मतलब इंसान को एक चीज को संभालना मुश्किल हो जाता है, आप 3 चीजें मैनेज कर रही हैं। मैं तो बिल्कुल आपको सैल्यूट करना चाहूंगी। एक जो हम नारी शक्ति कहते हैं, वो आपके अंदर देख पा रही हूँ। ड्यूटी भी मैनेज करना, घर, बच्चों, परिवार को मैनेज करना, और फिर आप अभी प्रशिक्षण भी दे रही है बास्केटबॉल का। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पिया जी। वैसे तो मैनेज कर सकते हैं हम। देखिए, नारी शक्ति इसीलिए ही बोला जाता है, और हम खुद अपने आप में एक शक्ति है। बस थोड़ा सा मेहनत लगता है, मेहनत हर कोई कर सकता है, बस चाह होनी चाहिए, राह अपने आप दिख जाती है। क्या बात है। अंजू जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और मैंने जैसा कि कहा कि मुझे गर्व महसूस हो रहा है आपका इंटरव्यू लेकर। अंजू जी, जैसा कि हम जानते हैं, स्पोर्ट्स वालों को बाहर जाकर मैच खेलना और दूसरे टीम से कम्पीट करना होता है, तो आपने कहाँ जाकर अपना मैच खेला है? क्योंकि आपने अभी बताया था कि आप नेशनल खेले हैं, स्टेट खेले हैं, तो उसके विषय में हमें कुछ बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी और बहुत ही डरावनी यादगार है मेरे साथ में क्योंकि मतलब ऐसे तो हमने स्टेट लेवल बहुत खेला है यहाँ। उसके बाद जब कॉलेज से स्टेट लेवल खेलने जब हम बिलासपुर गए थे, तो उस समय ऐसा होता था कि रायगढ़ और बिलासपुर लाइक इंडिया और पाकिस्तान की तरह मैच होता था, और उससे जीतना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि लोकल होम ग्राउंड होता था बिलासपुर का। तो उस समय ऐसा होता था, जैसे हम अगर बिलासपुर गए खेलने के लिए, तो हम पर प्रेशर ज़्यादा होता था, तो उससे भी थोड़ा सा होता था, और थोड़ा वहाँ के अब होम ग्राउंड है तब भी फ़र्क पड़ता था तब। लेकिन वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि आप 1 पॉइंट से जीते, 1 पॉइंट से जीतना भी उस समय ऐसा हो जाता था, लगता था वाह। और ऐसा हुआ है मेरे साथ में, और वो बहुत ही अच्छी यादें हैं, और अभी उन चीज़ों को याद करने से बहुत अच्छा लगता है। फिर उसी तरह हम यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हुआ हमारा, हम यूनिवर्सिटी भी खेलने गए थे। 2 टीम से पार्टिसिपेट किया हमने, 2 टीम से विनर रहे। देन फिर 3rd टीम से जब हम हारे तब वापसी हो गई। हाँ, लेकिन इतना था कि वो जो एक्सपीरियंस होता है वो कमाल का होता है। जी, मतलब आप जी जान लगा देते हो खेलने में, सामने वाली टीम कैसी है क्या है वो सब ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से जी जान लगा देते हो। वो मज़ा जो है वो और किसी चीज़ में नहीं है। हारना जीतना तो देखिए, मैच चल रहा, हारना जीतना लगा रहता है, लेकिन उससे आप क्या सीख रहे हो, उससे आपको क्या ज्ञान मिलता है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है।
नहीं, सही बात है। वो तो है, मतलब हमें कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। हार जीत तो जी बात के बिल्कुल बाद का बिल्कुल फैसला है। बिल्कुल, हाँ कभी भी हो कॉन्फिडेंस आपके में कम नहीं होना चाहिए। जी। और कहाँ कहाँ आप जाकर मैच खेल चुकी हैं अभी तक? जी ऐसे मतलब यूनिवर्सिटी जब हम गए थे तब आपका पटियाला खेल चुके हैं, और बिलासपुर हुआ था सेकंड यूनिवर्सिटी, और फिर नेशनल जब गए हम गांधीनगर गुजरात जा चुके हैं, वहाँ से हम गोल्ड मेडल लिए। आपका अंबाला जा चुके हैं, सेकंड पोजीशन आए, सिल्वर मेडल लिए। पटियाला जा चुके हैं, लुधियाना जा चुके हैं। लेटेस्ट ये कहिए कि 2012-13 में मैं गई थी सीनियर नेशनल खेलने के लिए लुधियाना। वहाँ ब्रॉन्ज मेडल आया था हमारा, जिससे कि फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित हो गई थी मैं। और 2015 में मुख्यमंत्री जी के हाथ से आपका अवार्ड मिल चुका है बास्केटबॉल उत्कृष्ट खिलाड़ी जी के जी लिए। जी जी, चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको उस सम्मान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपका एक्सपीरियंस है जब आप खेलने जाती थी, लेकिन एज अ कोच जब आप अपने बच्चों को लेकर जाती हैं तो कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस? कई बार बच्चे जीतते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हार का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि खेल है, हार जीत तो लगी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय कैसा रहता है? आप कैसे सांत्वना देते हैं अपने बच्चों को, और अगर वो जीत के आते हैं तो उन्हें कैसे अप्रिसिएट करते हैं? ये हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे। जी आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही है। देखिए अक्सर ये होता है कि जब कोई भी टूर्नामेंट होता है तो जो दो प्लेयर होते हैं, या सिंगल गेम हो या फिर आपका ग्रुप वाला गेम हो, उसमें हमेशा यही सोच होती है कि हमको जीतना है, ये होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप सिर्फ अच्छे खिलाड़ी की तरह खेलो, जीतना हारना मायने नहीं रखता है। क्योंकि जब आप जीतने के बारे में सोच के खेलते हैं और किसी कारणवश ऐसा होता है कि आप नहीं जीत पा रहे हैं, तो देखिए वो फिर आपको डिप्रेशन में ले जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल मैं ये मतलब सलाह देना चाहूँगी जितने भी खिलाड़ी उनको, कि मन में कभी जीत और हार की भावना लेके नहीं चलनी, सिर्फ एक खिलाड़ी की तरह चलिए, हमेशा आपको सफलता मिलेगी। और सेम ऐसा ही होता था जब मैं बच्चों को अभी पहले खेलने जाती थी, अब मैं बच्चों को लेके जाती हूँ, टीम पार्टिसिपेट कराती हूँ। जब मेरे बच्चे वहाँ खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब मैं कुछ कर रही हूँ। जी जी जी। जब बच्चे जीतते हैं तो बहुत खुशी होती है, जब हारते हैं तब भी लगता है कि हाँ इनको थोड़ा मेहनत और चाहिए बस। और यही चीज़ें बच्चों के में भी दिमाग में डाला है मैंने कि बेटा आपको जीतना है या हारना वो नहीं सोचना है, सिर्फ आपको खेलना है, और वो भी अच्छा खेलना है बस। जी देखिए जैसे हम ये देखते ही हैं कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, मतलब अभी जो स्टेडियम में जो खेल सकते हैं, कोई सा भी गेम, जिस भी गेम में वो खेलना चाहें खेल सकते हैं। अब उस तरफ से मैं दूसरे तरफ आप लोग को थोड़ा सा बात को घुमाना चाहूंगी। जी। जैसे जिस तरह नॉर्मल बच्चे होते हैं, उसी तरह स्पेशल बच्चे भी हैं यहाँ। स्पेशल बच्चे लाइक जो बोल सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उनमें भी कमाल का टैलेंट होता है। जी जी। ये मैंने तब जाना जब अभी मैं लेटेस्ट फोकस कर रही हूँ अभी स्पेशल बच्चों के ऊपर। मैं उनको भी ट्रेनिंग दे रही हूँ। अभी बास्केटबॉल की टीम तैयार हो रही है उनकी, जो स्टेट में पार्टिसिपेट करने जाएंगे। ये चीज मैंने देखा है कि उनमें अगर कुछ कमी है तो उनमें इतनी सारी खूबियां हैं कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। जी, और जी। उन खूबियों को उनसे उभारने की जरूरत है बस। मतलब नॉर्मल बच्चों को ट्रेनिंग देना, तो वैसे तो ट्रेनिंग देना आसान नहीं है, जी, लेकिन जी, फिर जी, भी उनके मुकाबले देना आसान होता है। लेकिन स्पेशल बच्चों को सिखाना, मतलब कैसे मैनेज करती हैं आप? कैसा आपका एक्सपीरियंस है उन बच्चों के बीच में? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब उन बच्चों से जुड़ी तो धीरे धीरे मेरे को उन बच्चों के साथ में मतलब रहने की इच्छा हुई, उनको और जानने की इच्छा होने लग गई। तब मुझे धीरे धीरे से पता चला कि किन बच्चों में किस तरह का कैसा टैलेंट है। जी। अब वो धीरे धीरे से ऐसा है कि जिन बच्चों में जिस तरह का टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर निकालना है। जी, अब जी। एक शुरुआत की है, बाकी अब देखते हैं। अभी आप बास्केटबॉल की का प्रशिक्षण ही दे रहे हैं स्पेशल बच्चों को? हाँ नहीं, सिर्फ बास्केटबॉल का ही नहीं है, और भी गेम्स के हैं स्पेशल बच्चों को। हाँ, और भी गेम्स के प्रशिक्षण दी जा रही है। मतलब जिस तरह से हमारे पास में लिस्ट आती है कि इस गेम का टूर्नामेंट होना है, जी जी। फिर उसके बाद हम उस गेम के लिए बच्चों को निकालते हैं, फिर रेडी करना स्टार्ट करते तो हैं। और किस तरह के गेम्स हैं? जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन हाँ जी, है? जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, और बास्केटबॉल है, आपका रनिंग है बच्चों का, जी, एथलेटिक्स का है पूरा। अच्छा। इन सब चीज़ों में बच्चे आगे जा सकते हैं, और स्पेशल बच्चे तो स्पेशली खेल में बहुत आगे जा सकते हैं। जी जी जी।
तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं सीखने में? बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत। मतलब एक दिन का अगर उनका सेशन गैप हो जाए, उनको सेकंड डे मतलब बहुत शिकवाएं रहती है मुझसे। अच्छा, कि गैप क्यों हो गया? गैप क्यों हुआ है, बिल्कुल। वो जो बोल नहीं सकते वो बच्चे भी शिकायत करते हैं। इवन मैं बहुत अच्छे से समझ जाती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छा ही रहता होगा एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बच्चे कहते हैं ना, भगवान के बच्चे होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अंजू जी, आप एक स्पोर्ट्स फील्ड से हैं और हमने बहुत सारी खेल संबंधी बातें कर ली। यहाँ मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ में जाना चाहूंगी। जैसे कि आप मैरिड हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके यहाँ के जो आपके हस्बैंड हैं, हमारे जो सर हैं, वो किस फील्ड से हैं? क्या उनको स्पोर्ट्स पसंद है? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको क्रिकेट बहुत पसंद है। अच्छा। क्रिकेट मतलब बहुत ही पसंदीदा गेम है उनका, और वो टाइम उनको जब भी मिलता है वो बिल्कुल खेलते हैं क्रिकेट। और वैसे तो हम घर पे टाइम स्पेंड अगर करना होता है तो हम कैरम खेल लेते हैं। अरे वाह। और हस्बैंड कंप्यूटर इंजीनियर हैं, बिल्कुल मेरे से अलग हैं जॉब में। बट हाँ, इतना है कि हम दोनों की सोच काफ़ी मिलती है, जिससे कि कुछ भी प्लानिंग, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो दोनों मिलके करते हैं, जिसमें उनका काफ़ी सपोर्ट रहता है मुझे। आप लोगों को समय मिल जाता है एक दूसरे के साथ बिताने का, क्योंकि आप भी जॉब में हैं, सर भी जॉब में हैं, तो बस ऐसे मतलब निकालना पड़ता है समय। हाँ, अच्छा। थोड़ा सा इधर से निकाल लिया, थोड़ा सा उधर से निकाल लिया, तब जाके समय निकलता है। ऐसे तो फिर बिजी शेड्यूल उनका भी है, बिजी शेड्यूल मेरा भी है, क्योंकि मॉर्निंग वो निकलते हैं 9 साढ़े 9 बजे, उसके बाद सीधा इवनिंग आते हैं 7:30 to 8 PM। ऐसा है। हाँ, बाकी हाँ, जितना भी टाइम मिल जाता है काफ़ी है। और क्या आप बच्चों के लिए अपने टाइम निकाल पाती है? जैसे कि आपने बताया था कि आपके 2 बच्चे, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। अभी वो क्या करिए, वो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेती हैं या कैसा? हाँ हाँ बिल्कुल। बड़ी वाली बिटिया है, अभी मेरी क्लास 3rd में है, सेंट्रल स्कूल में पढ़ती है वो जी। और उसको है स्टार्टिंग से ही गेम में इंटरेस्ट है। अभी वो बैडमिंटन और स्विमिंग, ये 2 चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेती है। जी जी। तो ये जब लॉकडाउन हुआ था उस समय भी घर पे उसको पूरा मतलब बैडमिंटन सिखाया था मैंने। अच्छा। और अपने पापा के साथ में भी वो बैडमिंटन खेलती है पूरा। और अभी चूंकि स्टेडियम जब खुल चुका है तो अब धीरे से उनको स्विमिंग में करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उनका स्कूल का टाइमिंग मॉर्निंग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो रहा है उनका। बाकी फिजिकल एक्टिविटी उनकी रहती है। अच्छा। ठीक उसी तरह छोटी वाली बिटिया भी है, अभी 4 साल कंप्लीट हुआ है उनको। वो भी बिल्कुल अपनी मतलब दीदी के साथ में लगी रहती है कि दीदी जैसा कर रही है उनको वैसा ही करना है। तो वो भी फिजिकल एक्टिविटी करती रहती है, पूरा योगा जो भी आसन होता है वो दोनों बहनें मिलकर आराम से कर लेती हैं। उनको मैं बता देती हूँ बेटा ऐसे ऐसे करना है, वो कैच कर लेती हूँ उतना। अच्छा। मैं आपसे इसी से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। कई बार होता है पेरेंट्स जिस फील्ड में रहते हैं बच्चों को उस फील्ड में डालना चाहते हैं, पर आपके यहाँ आप और सर दोनों अलग अलग फील्ड से हैं। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप स्पोर्ट्स फील्ड से हैं। तो आप क्या चाहती है अपने बच्चियों को, मतलब किस फील्ड में डालना चाहती हैं, किसमें वो आगे बढ़े, ये ऐसा क्या सोचती हैं आप? ऐसे तो देखिए कुछ खास सोचा नहीं है मैंने, क्योंकि जस्ट फ्री कि बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ लिख लें, उसके बाद उनको जो इच्छा है वो करेंगे वो। हालांकि ऐसे सोच है, बिटिया की भी सोच है कि उसको एसपी बनना है। अच्छा। ऐसा है, तो उसका कहना है कि मम्मा मैं IAS अधिकारी बनूंगी। तो मैंने कहा बेटा जस्ट ठीक, मतलब आपने बच्चों के ऊपर छोड़ दिया है कि वो जिस फील्ड में जाना चाहें। हाँ जी जी। बाकी गेम्स में है कि एक न एक किसी गेम से जरूर जुड़े रहेंगे बच्चे। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि आप जानते हैं अभी के टाइम में बच्चों को खेल से जोड़े रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियां खेल से जरूर जुड़ी रहें, बाकी कुछ भी करें। बाकी कुछ भी करें। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। खेल फील्ड से जुड़े रहने की बात है तो बहुत से लड़कियां हैं या लड़के जो भी हैं खेल फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। उनको कई बार होता है कि अपने भविष्य के बारे में समझ में नहीं आता कि वो आगे क्या करे। स्कूल कॉलेज तक जब तक खेलते हैं तब तक खेलते, पर इस पे करियर बनाने के बारे में वो कई बार सोच नहीं पाते। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या स्पोर्ट्स फील्ड में आगे करियर है? नहीं, ये सोच बहुत गलत है। एक्चुअली स्पोर्ट्स फील्ड में काफी करियर है, लेकिन क्या हो जाता है, देखिए हमारे यहाँ जो ऐसे सोच है कि नहीं बेटा, वो वाला बोलते हैं ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे जी, ये मेंटालिटी है, ये चेंज नहीं हो सकती है। और मेरा कहना है कि अगर आप बच्चों के ऊपर छोड़ दें तो बच्चे उसी तरह पढ़ाई भी मैनेज कर लेंगे और उसी तरह खेल भी मैनेज कर लेंगे, और ये उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर हम प्रेशर ना करें तो। बिल्कुल सही बात कही आपने। क्योंकि देखिए अगर हम जितना ज्यादा किसी चीज के लिए बच्चों को प्रेशर करेंगे उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा। हमारे सामने कई प्रूफ हैं ऐसे, हम देख चुके हैं, जानते भी हैं। खैर वो चीज वो मैटर छोड़ते हैं अपन, लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चों के ऊपर छोड़ दिया जाए और उनको किसी ना किसी एक गेम से जरूर जोड़ के रखना चाहिए। जी जी। क्योंकि देखिए हम खुद
चाहे बड़े हों या छोटे हों, उन सब के अंदर कोई ना कोई खिलाड़ी होता ही है। जी जी जी। उनको छोड़ दीजिए, वो पढ़ाई अपने से करेंगे, जिम्मेदारी उनकी है, वो खेल भी अपने से करेंगे, जिम्मेदारी उनकी है। खेल में भी है भविष्य बहुत। हमारे आपका बास्केटबॉल में ही क्यों, हर गेम के लोगों को आप देख लीजिए ना, हर जगह हर फील्ड में मिलेंगे आपको। रेलवे में मिलेंगे प्लेयर्स, मिलेंगे ज्यादा आपको, पुलिस फोर्स विभाग में मिलेंगे प्लेयर्स मिलेंगे पूरे। हाँ, आप कहीं से भी ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, बैडमिंटन ले लीजिए, आपका वेट लिफ्टिंग ले लीजिए, बास्केटबॉल ले लीजिए, सारे आपको प्लेयर्स अलग अलग फील्ड में जरूर मिलेंगे। जी, मेरा जी, कहना ये मानना है ही, और ये सोचना ही है कि गेम्स में बेनिफिट है। मतलब आगे आप अपना करियर इससे बना सकते हैं। हाँ, आराम से बना सकते हैं। बस ये है कि हमको खुद बच्चों के अंदर वो विश्वास डालना होगा। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं एक और आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी। जैसे कि हम कोई भी फील्ड चुनते हैं तो उसके लिए स्पेशल कोर्स होते हैं। स्पोर्ट्स में भी ऐसा कुछ होता है, कोई डिग्री या डिप्लोमा कुछ होता है? अगर ऐसा कुछ है तो हम अपने श्रोताओं को ये जानकारी जरूर देना चाहेंगे आपके माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो तो खेलना स्टार्ट करेंगे ही, लेकिन जो ऐसे बड़े हैं, जो सीनियर, जो लगभग ऐसा हो चुका है कि ग्रेजुएशन उनका हो गया और अभी खेल में ही उनको कुछ करना है, तो देखिए NIS होता है आपका, बीपीएड एमपीएड होता है। ये बीपीएड एमपीएड करेंगे, उसके बाद NIS करेंगे, वो सर्टिफिकेट आएगी। सर्टिफिकेट आप किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में आप लगाएंगे, आपको इजीली जॉब मिल सकती है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? BPS ये आपने जो भी कहा अभी। देखिए, आपका ये जो फिजिकल का होता है, जितना भी गेम्स का होता है, उसके लिए फर्स्ट यही है कि आपको बीपीएड एक कोर्स होता है। वो जिस तरह हमारा 12th करने के बाद में कॉलेज, जी सेम उसी तरह कॉलेज करने के बाद में आपका बीपीएड होता है, फिर उसके बाद आपको एमपीएड करना है, उसके बाद फिर NIS। अब वो हर गेम का होता है, सिर्फ एक ही गेम का नहीं है, हर अलग अलग गेम का। जिसको जो गेम पसंद है उस गेम में वो उस कोर्स को कर सकते। उस कोर्स को करने के बाद में उनका 1 साल का NIS का होता है ट्रेनिंग, जिसके बाद वो सर्टिफिकेट उनको मिल जाती है। अच्छा। एज अ लीगल कोच बन जाते हैं वो सर्टिफिकेट लगा के। कई सारे स्कूल्स हैं, कई सारे कॉलेज हैं, कई जगह है स्पोर्ट्स के जहाँ आप वो डालने से आपको मिल सकते हैं। आप अभी भी देख लीजिए, कई कॉलेजों में ऐसा है, कई स्कूलों में ऐसा है कि स्पोर्ट्स ऑफिसर नहीं है, स्पोर्ट्स टीचर नहीं है। जी जी। रीजन वही है, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते क्या करेंगे करके। जब तक आप वो कोर्स नहीं करेंगे तब तक आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा? और कई बच्चों को जानकारी की कमी भी रहती है, ये भी कह सकते हैं। मतलब इंटरेस्ट दिखाना अलग चीज है, लेकिन जानकारियों की कमी की वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप खुद एक महिला खिलाड़ी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या महिलाओं को लेकर आप कुछ प्लानिंग कर रही हैं, या कुछ ऐसा है जो आप महिलाओं के लिए करना चाहती हैं? क्योंकि उन्हें समय नहीं मिल पाता, खास करके जो घरेलू महिलाएं होती हैं वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। तो आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई ऐसी प्लानिंग है महिलाओं को लेकर? जी हाँ, जैसे मैं स्टेडियम जाती हूँ तो मैंने देखा है कि काफी सारी महिलाएं हैं जो मॉर्निंग वॉक पे आती हैं, काफी सारी महिलाएं हैं जो अपना थोड़ा फिजिकल वर्क करती हैं। वो जैसे वर्किंग वुमन है तो वो अपने वर्क से थोड़ा टाइम निकाल कर आती हैं, और हाउस वाइफ हैं वो भी अपने काम से थोड़ा टाइम निकाल कर आती हैं, लेकिन उतने में ही नहीं होता है, हो सकेगा मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा है कि जो आपका मंथ का जो 2 संडे, लाइक 15 डेज का एक संडे, देन 15 डेज का एक संडे, ऐसा कोशिश करूंगी कि उनके लिए कुछ एक्टिविटीज रख दिया जाए, जिसमें कि योगा होगा, कुर्सी दौड़ होगी, रस्साकशी होगी। हालांकि 2 ही घंटे हैं, लेकिन उन 2 घंटों में वो कम से कम अपने पूरे महीने भर का एंजॉय कर सकें। जी जी जी। ये ऐसा मैंने सोचा है, और बिल्कुल उसको मैं करना चाहूंगी और जल्द से जल्द करूंगी। बहुत अच्छी सोच है आपकी। हमेशा महिलाओं को ऐसा होता है कि समय नहीं निकाल पाते, वो अपने घर परिवार बच्चों में व्यस्त हो जाते हैं। तो अगर महीने में 2 दिन उनको अपने लिए समय निकालने का मौका मिलता है तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगी। और स्पोर्ट्स तो ऐसी चीज है, मतलब खेल ऐसी चीज है कि वो माइंड को ऐसे भी फ्रेश कर देता है। क्योंकि ये सोच जब मेरे दिमाग में आई तो आने के बाद मैंने वहाँ की काफी लेडीजों से इसके बारे में चर्चा की, तो उनका कहना था कि कोई तो हो जो हमारे लिए ऐसा ऑर्गेनाइज करे। जी जी जी। तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं बिल्कुल उस काम पर लग गई हूँ और जल्द से जल्द इस चीज की शुरुआत करूंगी मैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप हमारी महिलाओं के लिए कुछ करें और हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे आपको। धन्यवाद। अंजू जी, भविष्य को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है स्पोर्ट्स फील्ड में, या कुछ भी आप कुछ करना चाहती हो रायगढ़ के लिए, कुछ बच्चों के लिए? जी, मेरी फ्यूचर प्लानिंग है। इवन जब मैं रिटायरमेंट हो जाऊं उसके बाद में मैंने बिल्कुल ये सोच के रखा है कि मैं एक एकेडमी चाहती हूँ, गर्ल्स एकेडमी, जिसमें जितने गरीब बच्चियाँ होती हैं
उनको उसमें मौका मिले, और जो ट्राइबल एरियाज की जो बच्चियां होती हैं जिनमें टैलेंट बहुत है लेकिन किसी कारणवश वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उन बच्चों के ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगी। और भगवान से मेरी भी प्रार्थना है कि ये वाली जो सोच है मेरी, इसको भगवान आगे बढ़ाए ताकि मैं ये काम कर सकूं, क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा इच्छा है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चियों को देखा है जो सिर्फ किसी कारणवश इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो पाती हैं। जी जी जी। तो वो चीज़ें हटानी है और उनको एक उनके अंदर का टैलेंट बाहर ला के उनको आगे बढ़ाना है। जी, बहुत सारी बच्चियां हैं, कोई आर्थिक स्थिति के कारण, कई लोग सुविधा ना मिलने के कारण, जी, हाँ। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं अभी भी गांव वगैरह एरिया में कि बच्चियों को थोड़ा कम ही बाहर निकालने देना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि सेफ नहीं है ये सारी सेफ नहीं है, सही बोल तो रही हैं उनको अगर एक अच्छा सा सेंटर मिले, एक अच्छी सी एकेडमी मिले जहाँ पेरेंट्स को भी रहे कि वो सेफ है, तो जरूर भेजेंगे और ऐसी बच्चों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी सोच है अंजू जी, आपकी सोच को हम अप्रिशिएट करते हैं और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी एकेडमी ये शुरू हो, आपकी जो भी प्लानिंग है वो जल्द से जल्द हो और हमारी बच्चियों को मौका मिले ताकि वो बाहर जाए और हमारा और आपका नाम रोशन करें, हमारे रायगढ़ शहर का नाम रोशन करें। जी, थैंक यू सो मच। आज बहुत सारी बातें हमने आपसे की अंजू जी, बहुत सारी चीजें हमको जानने को मिली और आपकी लाइफ के बारे में भी हमने बहुत कुछ जाना। जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप रेडियो धूम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को, हमारे लिसनर्स जो आपको सुन रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि नारी शक्ति होती है अपने आप में, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि पुरुषों को हमेशा नारियों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक उसी तरह नारियों को भी पुरुषों की इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि कई जगह ऐसा भी होता है कि बिना पुरुष के सपोर्ट के कोई नारी आगे नहीं बढ़ सकती है, चाहे वो भाई के रूप में हो, पिता के रूप में हो और पति के रूप में हो, किसी भी रूप में ले लें। जी जी। तो मैं ये जरूर चाहूँगी कि जिस तरह से औरतों को पुरुषों की इज्जत करनी चाहिए, उसी तरह पुरुषों को भी औरतों की इज्जत करनी चाहिए, ये बराबर चलना चाहिए। क्या बात है। और कभी भी औरतों को अपने आप को कमजोर नहीं मानना चाहिए। हर चीज, एक औरत अपने आप में ही एक शक्ति है, उनको कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं मानना चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी बात आपने कही अंजू जी की अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। सबसे पहले तो हम सभी महिलाओं के लिए कहना चाहेंगे, सब में वो शक्ति होती है और नारी तो वाकई में एक शक्ति है। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं हमारे श्रोताओं को भी आज की बातचीत पसंद आई होगी। प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में आज के लिए इतना ही, और आप यहाँ आए, हमें इतना समय दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पिया जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू जी, आप यहाँ आए और अपना कीमती समय हमें दिया। दोस्तों, ये था प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे और आज की हमारी गेस्ट थी श्रीमती अंजू जोशी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें, इस प्रोग्राम में तकनीक की सहयोग रहा है पवन दिव्यांशु मिश्रा का। इस प्रोग्राम का संचालन किया है मैंने, यानी कि आपकी दोस्त आरजे पिया ने, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। अब अपनी दोस्त आरजे पिया को दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। तब तक आप बने रहिए रेडियो धूम के साथ, क्योंकि यहाँ मनोरंजन का सिलसिला अभी जारी है। नमस्कार।